अध्याय 111 मैं क्या कर रहा हूँ। तारांकन। एक बैनरमैन की नौकरानी एक अंधेरे में चलती थी, वह धीरे धीरे आगे चलती थी, पतंग ही अंधेरा होता जाता था। कुछ मिनटों तक चलने के बाद उसके सामने एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। उसने जोर से चिल्लाया, अपनी भावनाओं को शांत किया और दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मार्कीज अल्जीरिया ने मिस वन को बुलाया है। वह आपके नए कमरे में है। वह बुदबुदाया और चला गया। उसकी गति सामान्य से अधिक तेज दिख रही थी। हालांकि वह इस जगह पर कई बार आ चुकी है, फिर भी उसे अभी तक इसकी आदत नहीं थी। अब उसकी नौकरी चली गई थी, इसलिए वह इस खतरनाक जगह से भाग निकली। जहां तक उस नए कमरे की बात है जिसके बारे में उसने बात की थी, यह अल्जीरिया का नया कमरा था। जब उसने अपने पिछले कमरे को देख दिया था, कई नौकरों को यह अजीब लगा। उनमें से अधिकांश को यह आभास हो गया था कि कुछ समझ में आया है, तथापि किसी ने भी इसे करने का साहस नहीं किया। मार्कीज अल्जीरिया शक्तिशाली और स्थिर था। यदि वे गलत थे तो वे मर जाएंगे, और अच्छे ही वे सही थे और कुछ गलत था। मार्कीज अल्जीरिया के लिए किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से बनाने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और नासमझी से काम लिया। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी पर किसी तरह का असर पड़ा हो। उनके पास सर्विस करने के लिए बस कुछ और लोग हैं। उनकी हवेली में जो नए मेहमान आए हैं, नौकरों ने उनकी सेवा करने का निर्णय उसी तरह लिया जैसे वे मार्कीज अल्जीर और उनके परिवार की सेवा करते हैं। एक स्मार्ट निर्णय। जब नौकरानी उस खतरे की जगह से बाहर निकली तो वह भरी हुई थी। उसने फिर से रसोई में खाना बनाया और अपना काम करने लगी। अल्जीरिया अब अपने नए कमरे में किसी का इंतजार कर रही थी। असल में वह अंदर ही से चाहत रखती थी। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों था, लेकिन जब वह अपनी जगह पर रह रहा था तो उसने घुटन भर ली थी, क्योंकि वह हर कदम बहुत सावधानी से उठाता था। उसने नक्स को साहस करने का साहस नहीं दिया। इससे वह बहुत जल्दी थक जाते हैं। हालांकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सका। वह अपने मालिक के साथ जाने के लिए नहीं कह सकती। वह ओपॉन था। वह केवल अपने महान भाग्य के लिए रो सके और हित को प्राप्त कर सके। तारांकन बम। जब उसने इस बारे में सोचा तभी उसका दरवाज़ा खुला और अंदर से एक औरत अपना चेहरा ढांकते हुए दिखी। आपने मुझे किस लिए बुलाया? थायरा ने सवाल किया। तुम खटखटा सकते थे, एल्गर बुदबुदाया। चुप रहो, मुझे बताओ कि तुमने क्या बुलाया था और नोट कर लो। बेहतर होगा कि कुछ महत्वपूर्ण हो, अन्यथा अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा मूड बहुत खराब है। थायरा को इसकी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रहा है। वह किसी कारण से बहुत चिड़चिड़ी थी। एल्गर ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत मुख्य विषय पर आ गया। मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहता था। यह मास्टर नक्स है जो चाहता है कि तुम कुछ करो। वह क्या चाहता है? नाम सुनकर उसका मूड और भी खराब हो गया। वह चाहता है कि आप अपने सभी हथियारों का उपयोग करें और खोजें कि हवेली में कोई जासूस तो नहीं है। क्या हमने पहले ही ऐसा नहीं किया है? वह कहता है कि वह चाहता है कि आप ऐसा दोबारा करें। एल्गर ने कंधे उचकाए। कमबख्त हरामी, थायरा ने शाप दिया। एल्गर ने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो वह थायरा जैसी क्षमता, नक्स को जब चाहे तब शाप देने की क्षमता पाना पसंद करेगा। उन्होंने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दर्द ने उन्हें परेशान कर दिया था। तब से उन्होंने हार मान ली। क्या कुछ और है? थायरा ने सवाल किया। नहीं, एल्गर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अब विदा लूंगा। थायरा बुदबुदाते हुए कमरे से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। धन्यवाद। वह सचमुच गुस्से में है, एल्गर ने खुद से बुदबुदाया। ये पहली बार था जब उसने उसे इतनी सारी भावनाएं दिखाते हुए देखा था। आमतौर पर वह हमेशा ठंडी और शांत रहती है। अरे, वह बिल्कुल भी हत्यारे जैसी नहीं लगती। एल्गर मन ही मन मुस्कुराया। थायरा को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, और न ही उसे इसकी परवाह थी। वह बस अपने कमरे में लौटना चाहती थी। वह हाल ही में बहुत अजीब महसूस कर रही है, लेकिन वह नहीं जानती कि क्या हो रहा है। हाहा, तुम्हारा मुंह सचमुच बहुत तेज है ना? क्या ख्याल है कि तुम उस तेज आवाज का सदुपयोग करोगे? जब थायरा दूर जा रहा था उसने कुछ सुना। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दिशा स्रोत की ओर मुड़ गई। यह अल्जीरिया के पिछले कमरे से आ रहा था, जो अब नक्स का है। परिचित शब्द सुनकर थायरा ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ लीं और कमरे की ओर चल दी। फिर उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उस छोटे से छेद से अंदर झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने नक्स के सामने एक नौकरानी खड़ी देखी, जिसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। अपने 4 पैरों पर खड़े हो जाओ, नक्स ने आदेश दिया। नौकरानी के शरीर में हरकत हुई और वह अपने चारों पैरों के बल गिर पड़ी। देखा तुमने? फर्श पर, चारों पैरों पर, एक कुतिया की तरह। यही तुम हो। अब तुम वही हो, एक कुतिया, मेरी कुतिया। अब से मैं जो भी कहूंगी वह कौन सुनेगी? ये दृश्य थायरा के लिए अत्यंत परिचित था। उसका पूरा शरीर घृणा और लालसा से कांप उठा। रुको, लालसा? थायरा ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि उसका कुछ क्षेत्र किसी कारण से कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। वह अपना हाथ उस क्षेत्र के करीब ले गई, उसकी उंगली हिली और उसकी छोटी बहन को मसलने लगी। अनटिल, थायरा जोर से कराह उठी।
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बस थोड़ा सा रगड़ना इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह कहाँ थी और रुक गई। या इसलिए उसने कोशिश की, मानो उनकी अपनी इच्छा हो, उसकी उंगलियां चलती रहीं और उसके छेद को रगड़ती रहीं। मैं क्या कर रहा हूँ? थायरा मन ही मन चिल्ला उठी। अनटिल वह फिर कराह उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कितना अच्छा लग रहा है। हाहा टिल्ड रॉयल पैलेस की खूबसूरत और गौरवान्वित प्रमुख नौकरानी, अपने चारों पैरों पर, किसी के सामने नहीं। हाहा टिल्ड भाग्य वास्तव में क्रूर है। ओह, एडा ऑसबर्न। अचानक नक्स जोर से हंसा। उसकी बातें सुनकर थायरा की आंखें चौड़ी हो गईं। एडा ऑसबर्न? क्या एडा उसकी स्त्री नहीं है? फिर वह उसे इस तरह आदेश क्यों दे रहा है? रुको, क्या इसका मतलब यह है कि वह उसकी महिला नहीं है, बल्कि उसके अजीब जादू का शिकार मात्र थी? क्या उसकी सारी औरतें ऐसी ही हैं? थायरा सोचने लगी। एडा ऑसबर्न, मेरे डिक को ऐसे चाटना शुरू करो जैसे कि यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज़ है। थायरा की आंखों ने यह देखने से इनकार कर दिया कि उसके सामने क्या हो रहा था और वह अनजाने में खुद को आनंदित करती रही। अध्याय 112। वह उसे अपने उस अजीब जादू से मजबूर कर रहा है। तारानकन तारानकन, नक्स ने आदेश दिया। एडा ऑसबर्न, मेरे डिक को ऐसे चाटना शुरू करो जैसे कि यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट चीज़ है। थायरा ने एडा के शरीर को हिलते हुए देखा। उसने नक्स की ओर रेंगी, अपने सिर को उसके क्रॉच एरिया के करीब रखा और उसके मुंह पर उसकी पैंट को नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया। जब उसने ऐसा किया तो 8 इंच का राक्षस बाहर आ गया और एडा के चेहरे के ऊपर आ गया। एडा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर उसने सिर को आराम से हिलाया। उसकी जीभ बाहर निकली और वह नक्स के नीचे चाटने लगी। कुछ चाटने के बाद नक्स की पूरी छड़ी उसकी लार से बड़ी हो गई। एडा फिर आगे बढ़िया और उसकी बॉलस को चबाना शुरू कर दिया। ओहे, नक्स खुशी से कराह उठाओ। एडा ने आगे की शुरुआत की। विचारधारा समाप्त होने के बाद उसने अंडकोश को हिलाया और फिर उसके लिंग को सिर तक चाटना शुरू कर दिया। उसकी गुलाबी रेखाएं फिर से नक्स पर पड़ीं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी, इससे पहले कि वह एक ही बार में पूरी चीज शामिल हो जाए। ओग, बहुत अच्छा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो एडा। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी खुशी को खिलौनों के रूप में लिया। टिल्ड, नक्स खुशी से कराह उठा और अपनी वही बंद कर ली और एडा का सिर पकड़ लिया। क्या कम करना है? वह उसकी स्त्री नहीं है। वह उसे अपने उस अजीब जादू से जबरदस्ती करा रहा है। बाहर थायरा ने सारा दृश्य देखते हुए मन ही मन कोसा। मुझे पता था कि वह अच्छा नहीं था। वह हरामी, वह घृणा और घृणा से गलियारों में बातचीत कर रहा है। काश वह अभी खुद को आईने में देखो। थायरा, जो कांस्टेंट नक्स को कोस रही थी, उसका चेहरा लाल था। वह अपने पुरालेख के बल मकान पर थी। उसका हाथ उसकी पैंटी के नीचे था और उसकी उंगलियां उसकी अंदर की ओर उधेड़न नाच मचाती घूमती थी, जबकि कुछ पट्टियां मकान पर थी, ठीक है उसके नीचे जहां वह मकान था। अगर किसी ने उसे इस तरह देखा तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह लड़की एक हत्यारी थी। अभी वह एक अलग व्यक्तित्व की तरह लग रही थी, जो सेक्स कर रहे जोड़ों को देख रही थी। उप टिल्ड एडा, तुम अद्भुत हो टिल्ड, नक्स से फिर कराह उठाओ। वह पहली बार झूठ बोल रही थी। जब मुक्त धर्म की बात आई तो एडा वास्तव में सर्वश्रेष्ठ थी। उसने न केवल अपना पूरा माल डिजाइन किया, बल्कि अपनी जीभ भी अंदर की कुल्हाटी में रखी और चौंकना बंद नहीं किया। उनका गाल हमेशा अंदर की ओर धंसे रहता था और उनका परफेक्ट ब्लोजॉब फेस उसे उभारने में कभी शामिल नहीं होता था। एडा ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाना जारी रखा। खुशी की लहरें और लहरें नक्स के शरीर पर हमला कर रही थीं। उसके लिए खड़ा रहना कठिन होता जा रहा था। यह उतना ही अच्छा था। उसके पैर पूरे आनंद के कारण कमजोर हो रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसका वीर्य बढ़ रहा है। अचानक उसने एडा का सिर पकड़ लिया और अपने कूल्हों पर जोर से जोर लगाना शुरू कर दिया। उब, एडा, इसे पूरा पी जाओ। ये कहते हुए उसने उसके मुंह के अंदर एक बड़ा माल छोड़ दिया। बड़ी रकम के कारण एडा का दम घुट गया। गल्प गल्प गल्प। हालांकि उसने जल्दी से सब कुछ निगल लिया और एक बार जब नक्स ने अपना लंड उसके मुंह से बाहर निकाला तो उसने उसे दिखाने के लिए अपना मुंह खोला कि उसने सब कुछ निगल लिया। नक्स मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छा काम टिल्ड। एडा के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। हे टिल्ड, अब मैं तुम्हें इनाम दूं तो कैसा रहेगा? नक्स चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। खड़े हो जाओ, उसने आदेश दिया। एडा ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और खड़ी हो गई। अपने कपड़े निकालें। एडा ने अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी खूबसूरत और बिना दाग वाली त्वचा उजागर हो गई। नक्स भी बेकार नहीं बैठा, उसने भी अपने कपड़े उतार दिए। एडा के चेहरे पर एक बड़ी विकृत मुस्कान उभर आई जब उसने उस स्वप्निल उत्तम मांसपेशियों वाले संपूर्ण शरीर को देखा। यहाँ तक कि थायरा भी, जो सब कुछ देख रही थी, थोड़ा आश्चर्यचकित रह गई। धन्यवाद। ठीक है, उस दीवार के पास जाओ, नक्स ने आदेश दिया और थायरा की दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जिस दीवार की ओर इशारा कर रहा था वह दरवाजे के बहुत करीब थी। वह भागना चाहती थी, हालांकि उसके शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और उसका हाथ उसके अंदर उथल पुथल मचाता रहा।
एडा फिर पलटी और फिर थायरा आश्चर्यचकित रह गई। ये पहली बार था जब उसने एडा का चेहरा देखा था और किसी मजबूर व्यक्ति की तरह दिखने के बजाय वह ऐसी लग रही थी जैसे वह इसके हर पल का आनंद ले रही थी। हैक, उसके लाल चेहरे पर बड़ी चौड़ी मुस्कुराहट थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। ठीक है, झुक जाओ और अपने हाथ दीवार पर रख लो। थायरा की दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। एडा और नक्स उससे केवल 2 मीटर की दूरी पर थे। वह सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। अच्छा, नक्स ने प्रशंसा की। फिर वह एडा के करीब चला गया और उसकी छोटी बहन के ऊपर अपनी छड़ी सरकाने लगा। अन्ना टिल्ड टिल्ड, एडा, जो मुख मैथुन के बाद पहले से ही गीली थी, जोर से कराह उठी। दी मुझे मत छेड़ो टिल्ड मास्टर टिल्ड, उसने अनुरोध किया। नक्स की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और आनंद टिल्ड, उसने एक ही धक्के में उसके अंदर तक प्रवेश कर दिया, जिससे वह जोर से कराहने लगी। एडा का शरीर खुशी से कांप उठा, उसका लाल चेहरा और भी लाल हो गया और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह पागल हो गई हो। ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक है, ये कहते हुए नक्स ने अपनी छड़ी बाहर निकाली और उसे फिर से अंदर घुसा दिया। आने टिल्ड, फिर एडा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके पैर कमजोर हो गए और जैसे ही वह गिरने वाली थी, नक्स ने उसकी कमर पकड़ ली। हे टिल्ड, मेरी विकृत नौकरानी, मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है टिल्ड, नक्स ने हंसते हुए अपना जोर लगाना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह ठोकता, एडा उतनी ही जोर से कराहती। थायरा ने भी अपनी गति बढ़ा दी और उसकी तीसरी उंगली भी उसकी गुफा में घुस गई। उसके सामने का दृश्य बहुत ही उत्तेजक था। वह स्पष्ट रूप से नक्स की छड़ी को देख सकती थी जो एडा के अंदर प्रवेश करती थी और बाहर निकलती थी। वह एडा के चेहरे पर शुद्ध परमानंद की अभिव्यक्ति से भी नहीं चुकी। यदि थायरा को अभी भी अपने कराहने पर संदेह था, तो उसके चेहरे के भाव ने उसे बताया कि एडा कुछ भी दिखावा नहीं कर रही थी। उसे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। अन्ना टिल्ड आन टिल्ड अन टिल्ड, एडा कराहती रही। उसका मन आनंद से शून्य हो गया और कुछ और धक्के के बाद उसकी गुफाएं हास्यास्पद हद तक कड़ी हो गईं। आन है टिल्ड टिल्ड, मैं कमिंग टिल्ड टिल्ड हूँ। वह जोर से कराह उठी। उभी टिल्ड टिल्ड, मैं भी कमिंग कर रहा हूँ टिल्ड टिल्ड, नक्स भी कराह उठा। अचानक हुई जकड़न ने उसके पहले से ही संवेदनशील लिंग को अपना वीर्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एडा का प्रेम रस बाहर निकल गया और उसी समय नक्स ने अपना दूध उसके शरीर के अंदर छोड़ दिया। मनहना टिल्ड, हालांकि वे अकेले 2 नहीं थे जिन्होंने चरम सुख प्राप्त किया। उनके ठीक बाद एक और व्यक्ति आया। अध्याय 113 है। मुझे आपके लिए एक आदर्श लक्ष्य मिल गया टिल्ड। अगले दिन एडा उभरी और उसकी नज़र नक्स पर पड़ी, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। सुप्रभात, मेरी जगह नौकरानी टिल्ड, नक्स ने कहा। एडा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ये वास्तव में दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका था। वह मन ही मन सिर हिलाया। जल्द ही पिछली रात की यादें उसके दिमाग में आ गईं और उसकी मूंछें बन गईं। आप कल की रात अद्भुत थे मास्टर टिल्ड। आप भी अद्भुत थे टिल्ड, नक्स बुदबुदाया। उस हत्यारे के बारे में क्या उसे गोली मारी गई? एडा ने सवाल किया। बेशक, वह चला गया। हा टिल्ड, उसे बहुत बुरी तरह से दबाया टिल्ड, नक्स खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से मजाक किया। हम्फ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस वही कर रही थी जो तुमने मुझसे कहा था, एडा ने जवाब दिया। हालांकि भले ही उसने गुस्से में आकर की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने उसे धोखा दे दिया। कल रात जब वे सच में आ रहे थे तो कोई उनकी ओर नहीं देख रहा था। नहीं, ये सही नहीं है, ये कहना बेहतर होगा कि उन्हें झांकने के लिए बहकाया गया था। अगर नक्स ने एल्गर को थायरा को पस का ऑर्डर नहीं दिया तो कुछ नहीं हुआ। निसंदेह किसी को भी ये दर्शन की आवश्यकता नहीं थी। तो शश अहम निःसंदेह 84 नक्स ही वह था जिसने सब कुछ प्रमाणित किया था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि थायरा उन्हें देख रही थी और उसने एडा को तरल कार्य करने के लिए कहा था। सबसे पहले उन्होंने कुछ दृश्यों को फिर से बनाया जिसमें रयान थायरा को शामिल किया जाना था। फिर उन्होंने उस पर ध्यान दिया और एक बार पुष्टि की कि वह उत्साहित थे। उन्होंने उसे पहली पंक्ति के टिकट दिखाने के लिए दिया। जब वे चुदाई कर रहे थे तब थायरा ने देखा और ना जारी किया और कुछ बार आई। हालांकि तीसरी बार आने के तुरंत बाद नक्स और एडा ने एक ही समय में अपनी दिशा में देखा। थायरा की आंखें डर के मारे फैल गईं और किसी प्रिय की तरह जिसने अपने पास एक शेर को देखा, वह जितनी जल्दी हो सके भाग गई। हा टिल्ड, जब एडा को अपने चेहरे पर भयभीत भाव याद आया तो वह जोर से हंसी। उसे चिढ़ाना वाकई मजेदार था, खासकर जब वह जानती थी कि थायरा एक निर्दयी, गंभीर हत्यारा है जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली है। हालांकि जल्द ही एडा की नज़र खिड़की पर पड़ी और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मैं देरी से हूँ, वह बिस्तर से उठते ही घबराकर चिल्ला उठी। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी जो चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था और सवाल किया, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? नक्स ने उत्तर दिया, जब आप सो रहे थे तो आप बहुत शांत लग रहे थे, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान देखकर एडा को यकीन हो गया कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह उसका मजाक उड़ा सके। मुझे देर हो जाएगी टिल्ड, एडा हताशा में कराह उठी।
जैसे ही वह बाथरूम की ओर जाने वाली थी, नक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिस्तर में खींच लिया। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, हालांकि उसने उसे पीछे से गले लगा लिया और बुदबुदाया, तो क्या हुआ अगर तुम्हें देर हो गई? तुम मुख्य नौकरानी हो एडा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। रो उब नक्स, मुझे जाने दो मुझे देर हो गई है। देर करना अच्छा नहीं है, खासकर जब मैं मुख्य नौकरानी हूँ। मुझे दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की ज़रूरत है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने उसके आलिंगन का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि वह अपने शरीर को उसके शरीर के करीब ले गई और उसके स्पर्श का आनंद लिया। आप कब से अपनी नौकरी के प्रति इतने गंभीर थे? मैंने सोचा था कि आप केवल एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह है नई स्थिति में बंधे रहना। नक्स ने बुदबुदाया। एडा का चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाए, हम्फ, ऐसा किसने कहा? मुझे मुख्य नौकरानी के रूप में अच्छा काम करना होगा, अन्यथा मुझे जल्द ही बदल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि कितने लोग मेरी स्थिति छीनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? एडा ने एड्रिया को याद करते हुए सवाल किया। फिर एडा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी और वह बुदबुदाने लगी, मुझे लगता है कि एक बार जब आप राजा बन जाएंगे तो मैं थोड़ा और ढीला हो जाऊंगी। आप अपनी मुख्य नौकरानी के रूप में मेरा पद तो नहीं छीन लेंगे, है ना? मास्टर टिल्ड। फिर नक्स ने एडा को कसकर गले लगाया, उसके मुंह और उसके कान के बीच की दूरी को बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए फुसफुसाया, अरे सुस्त हो जाओ। क्या मजाक है? एक बार जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें दिन में 24 घंटे काम करना होगा। कोई ढिलाई नहीं बंद। तुम बिना किसी आराम के मेरे साथ चलने को मजबूर हो जाओगे। हे टिल्ड। एडा ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसकी प्रगति को स्वीकार कर लिया। वह वास्तव में उस पल के लिए तरस रही थी। फिर उसे इतना काम नहीं करना पड़ेगा, वो बस नक्स के पास रहेगी और एंजॉय करेगी। वह वास्तव में चाहती थी कि नक्स जल्द से जल्द राजा बने और वह इसे जल्द से जल्द हासिल कर सके। इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी कर रही है। मैंने थोड़ी खोज की और तुम्हारे लिए एक सटीक लक्ष्य ढूंढ लिया। फिर एडा ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, और चिंता मत करो, मैंने सुनिश्चित किया कि वह तुम्हारी पसंद के अनुरूप हो। मेरा स्वाद, तुम्हें मेरा स्वाद पता है? नक्स ने उत्सुक दृष्टि से प्रश्न किया। बेशक, मुझे ये पता है। तुम्हें बड़े स्तन पसंद हैं। उसने नक्स का हाथ पकड़ा और अपने स्तन पर रख दिया। आप क्यों कहते हो कि मैं फेलबटा लेन, हम सभी के स्तन बड़े हैं। फिर स्काइला के बारे में क्या? नक्स ने प्रश्न किया। वह लड़की अपनी मासूमियत और पवित्रता से किसी का भी दिल पिघला सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके स्तन बड़े हैं या नहीं, कोई भी उसके प्यार में नहीं पड़ सकता। उसका विरोध करना बिल्कुल असंभव है, इसलिए वह गिनती नहीं करती। एडा ने अपना सिर हिलाया। नक्स के आसपास की सभी महिलाओं में से उसे स्काइला सबसे अधिक पसंद थी। वह मासूम, मिलनसार और हंसमुख थी। वह एक प्यारी लड़की थी। नक्स भी मुस्कुराया। स्काइला प्यारी थी, ये सच था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एडा सही था। वह छोटे स्तनों की तुलना में बड़े स्तनों को पसंद नहीं करता था। उन्हें ये सभी एक जैसे ही पसंद थे। स्तन तो स्तन थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बड़े थे या छोटे। अचानक उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने अपना सिर हिला दिया। अरे, वह किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था? वह स्वयं जीवन भर के लिए बड़े स्तन। सचमुच, बड़े स्तन सर्वोत्तम होते हैं। फिर उसने उसके ठोस स्तन पकड़ लिए और सवाल किया, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? एल्लूरा स्काईफॉल। अध्याय 114। मैं असली रानी हूँ, वह रानी जिसके पास आपका दिल है। थायरा, यहाँ आओ। थायरा, जो अभी जागी थी, उसके सिर में नक्स की बातें और उसका चेहरा लाल हो गया। कल की याद उसके मन में। क्या उसने मुझे कल देखा था? उसने मन ही मन सोचा और घबरा गया। वह मुझे क्यों बुला रहा है? मुझे यकीन है कि उसने मुझे देखा है। मुझे उस पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। वह बहुत बुरा था। थायरा का चेहरा लाल कांस्टेंट हुआ। नक्स से मुलाकात के बाद उसके हत्यारे की छवि में वास्तव में कुछ भारी झटका लग रहा था। फिर थायरा ने जल्दी से अपने कपड़े और नक्स के कमरे की ओर चल दी। उनके मन में यह बात भर गई थी कि कैसे नक्स की बैट एडा के प्राइवेट पार्ट के अंदर और बाहर जा रही थी और इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी। कुछ मिनट बाद वह नक्स के कमरे के सामने आई और दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक, उसने पार दी। प्रवेश करना। थायरा ने वैसा ही अभिनय किया जैसा उन्हें बताया गया था और प्रवेश किया गया। हालांकि उसने ऐसा किया, उसका चेहरा लाल हो गया। नक्स ने सिर्फ अपना गाउन पहना था। वह वास्तविक रूप से नग्न था। जब आप कपड़े बदल रहे थे तो आपने मुझे क्यों बुलाया? उसने अपनी उंगली बंद करके जोर से सवाल किया। हालांकि अगर किसी ने करीब से देखा तो उसकी बाईं हथेलियों के बीच बहुत कम अंतर था। वह उसकी ओर देख रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। जब नक्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े और बुदबुदाया से कहा, अरे, वह कूल और एक्सप्रेशन में हत्यारा कहाँ गई? स्टाइल क्या हुआ? अचानक थायरा ने बर्नहेन ने वैज्ञानिक से कहा, क्या उसे नहीं पता कि मैं उसे देख रहा था?
उसने मन ही मन सोचा। हालांकि जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह कुछ और ही सोचती रही। नहीं, उसके चेहरे पर हमेशा वही घृणित मुस्कान रहती है। ऐसा लगता है कि उसे असल में पता नहीं है। थायरा के मुंह से एक गहरी झलक। उसने खुद को शर्मिंदा होने से बचा लिया। फिर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह का भाव आया और उसने सवाल किया, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? हाँ, आप क्या सामान्य हो गए? ये नमूना है। मुझे आपका पिछला चेहरा अधिक पसंद आया। ये तय करना आपके लिए नहीं है कि मैं कैसा व्यवहार करूँगा। बेशक आप अपने अजीब जादू का उपयोग करके मुझे उस तरह का व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि मैं आपके स्वाद के सिद्धांतों को खुद को बदल दूं। याद रखें, आपकी मुझे आलोचना से नफरत है। थायरा ने कोल्ड स्वर में उत्तर दिया। हालांकि नक्स की मुस्कान गायब नहीं हुई। नहीं, आप निश्चित रूप से थोड़े से बदले हुए हैं। पहले आपने कभी भी इतनी सारी साड़ी के बारे में बात नहीं की होगी। थायरा के कूल बूचड़खाने का खतरा था, हालांकि उसने खुद को नियंत्रित किया और कुछ नहीं कहा। हाँ, उसे कहीं इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उसे लगे कि वह बदल गई है। वह बदला हुआ नहीं है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने फिर प्रश्न किया। नक्स ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर सवाल किया, क्या कहा था जो मैंने अनदेखा करने को कहा था? क्या आप जासूसों की जांच के बारे में बात कर रहे हैं? थायरा ने वापस सवाल किया। हाँ, धन्यवाद। हाँ, मैंने किया है। मैंने सभी की जानकारी मेरी जांच की है, उनके नालों में कोई बदलाव नहीं आया है, उनके परिवार हमारी निगरानी में है और कोई असामान्य हलचल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हवेली में कोई जासूस है। थायरा ने उत्तर दिया। ताकि नक्स को उसके ताक झांक के बारे में पता न चले, उसने सभी हत्यारों को आधी रात में काम करने और सभी को कुछ जांच के लिए मजबूर किया। यही कारण है कि वह इतनी देर से आगे बढ़ी। वह पूरी रात काम कर रही थी। अच्छा है, हत्यारों को मित्र के रूप में रखना अच्छा है, वास्तव में कुशल है। नक्स ने सिर हिलाया और थायरा ने खरत्ता लिया। क्या मैं अब जा सकता हूँ? वह इस स्थान पर एक क्षण भी अधिक नहीं चाहती थी। अरे नहीं, रुको, मैं अभी भी कुछ पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? थायरा ने उतावले स्वर में सवाल किया। ये कल रात की बात है, नक्स ने बुदबुदाया कहा। थायरा की जांघें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या वह जानता है? उन्हें अपने पिछले फैसले पर संदेह हुआ। आप कल रात के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? वह हकलाने लगी। अरे, कोई गंभीर बात नहीं है, मैं तो बस यही पूछना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। नक्स हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। थायरा चुप रही। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं। उसने कभी भी यह नहीं समझा कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके चेहरे पर घृणित मुस्कान का क्या मतलब है। मुझे अच्छी नींद आई या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने संशोधन में उत्तर दिया। थायरा फिर घूमी और चली गई। यदि आपके पास आवेदन के लिए और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा ले रहा हूँ। तारांकन बम। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और चला गया। हा टिल्ड, मैं अब समझ सकता हूँ कि आप उसे इतना चिढ़ाना क्यों पसंद करते हैं टिल्ड, ये बहुत मज़ेदार है टिल्ड टिल्ड। उसके जाने के बाद फेल्बर्टा ने उसे निष्क्रिय कर दिया, छिपाना, और जोर से हंसा। अध्ययन में कहा गया था कि यह अजीब होगा टिल्ड, क्या मैं कभी किसी चीज़ के बारे में गलत हुआ हूँ? नक्स भी मुस्कुराया। फेल्बर्टा नक्स की ओर बढ़ती हुई आकर्षक आकृति से झलकती हुई और उसके गले में अपना हाथ लपेटते हुए कहा, तुम कभी गलत कैसे हो सकते हो? तुम जीवित सबसे चतुर और सबसे सुंदर आदमी हो टिल्ड। अरे, चापलूसी मुझे खुशी नहीं होती है। नक्स ने फेल्बर्टा की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटते हुए बुदबुदाया। क्या ये वास्तव में आपका मनोरंजन नहीं करता? फेल्बर्टा ने अपने मुंह के बीच की दूरी बंद कर दी और सवाल किया। हे, नक्स तस्वीरें और अपने मूड बंद करने के लिए। ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं। स्काइला और लेन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। एक छोटे से चुंबन के बाद फेल्बर्टा बुदबुदाया। नक्स ने सिर हिलाया और उसे एक राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। वह जानता था कि उसे यह बहुत पसंद है। अरे, जब तुम किसी रानी से मिलने वाले हो तो मेरे साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करना टिल्ड। फेल्बर्टा हंसा। हो, क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? नक्स ने प्रश्न किया। हम्फ, ईर्ष्यालु मेरे गधे, मुझे एक पूरा गुट मिल गया। वह महल में रानी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं असली रानी हूँ। वह रानी जो आपका दिल जीत लेती है। फेल्बर्टा ने गर्व से घोषणा की। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, तुम सचमुच मेरी रानी हो। नक्स ने सिर हिलाया। फेल्बर्टा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, यह अच्छा है कि आप इसके बारे में जानते हैं। तो एडा ने आपको उसके बारे में क्या बताया? बुदबुदाते हुए नक्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह एक दिलचस्प किरदार हो सकती है। आप उससे कब मिलने वाले हैं? फेल्बर्टा ने उत्सुकता से प्रश्न किया। ये शाम। अध्याय 115 अल्लूरा स्काईफॉल। उपपत्नी अल्लूरा या अल्लूरा स्काईफॉल एक 1.7 मीटर लंबी महिला है। अपने नाम की तरह उसके पास एक आकर्षक पापी शरीर और एक आदर्श घंटे का चश्मा है। सफ़ेद बाल, क्रिस्टल ग्लूकाई के पूरी तरह से निर्मित सुंदर चेहरा।
वास्तव में एक मूल एदा बुदबुदाया। ओह, तुम अपने आवाज़ को बहुत सुंदर बनाओ हो। वह बहुत सुंदर है, एडा ने प्रशंसा की। सचमुच, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए तुमने उसे क्यों चुना? नक्स ने सवाल किया। अल्लूरा स्काईफॉल को द बोरेड कॉनक्यूबाइन नाम दिया गया है। वह हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ दिलचस्प कोशिशें करती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह पहले से ही अपने जीवन से खरीदारी करती है। वह अपनी पहचान छुपाती है और कुछ दिलचस्प है बेतरतीबी के लिए बेरहमी से शहर में चला जाता है, और वह अक्सर ऐसा करता है। वह अन्य राखेलों की तरह नहीं है, ठीक है, वह थोड़ी है, लेकिन अन्य राखेलों की तुलना में अजीब घमंडी नहीं है। वह नौकरों से सामान्य रूप से ऐसा करता है और उनसे बात नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वह उन्हें कुछ उत्सुकता से हासिल करने की कोशिश करता है। लेखों की तुलना में उनके पास की जगह और उनसे बात करना आसान है। आपको बस उसकी रुचि जीतनी है। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप भविष्य में कंपनी मिल सकते हैं। हालांकि यदि वह दिलचस्प नहीं है तो आप भविष्य में उससे बात करने का अवसर खो देंगे। बेशक आपको वास्तव में इसके बारे में और भी बहुत कुछ नहीं बताया गया है। मुझे आश्चर्य होगा अगर कोई महिला आपका विरोध कर सकती है। एडा ने कॉन्सुबिन अल्लुरा के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया जो उसने लिखा था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी खोज में पूरी तरह से लगी हुई थी और कड़ी मेहनत कर रही थी। नक्स ने उसके माथे को चूमा और फिर सवाल किया, तो मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? एडा ने गर्व से अपना सीना ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वह अपनी पहचान छिपाना पसंद करती है और अक्सर राजधानी शहर का दौरा करती है। एडा फिर नक्स के करीब गई और उसके कानों में फुसफुसाया, और वह शाम को सिल्वर मून रेस्तरां जा रही है। ओह, क्या ये वह जगह नहीं है जहाँ हम दूसरी बार मिले थे? हे, यह मेरे लिए एक भाग्यशाली रेस्तरां है। नक्स बुदबुदाया। एडा मुस्कुराए। ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। फिर वह खड़ी हुई और बाथरूम में घुस गई। जब नक्स को एडा के साथ अपनी बातचीत याद आई तो वह मुस्कुराया। अभी उसने सफ़ेद शर्ट के ऊपर एक महंगा बैंगनी रंग का कोट पहना हुआ था और सिल्वर मून रेस्तरां में खड़ा था। उसने रेस्तरां के कोने में अकेली बैठी खूबसूरत महिला को देखा जो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सब कुछ देख रही थी। वह अल्लुरा स्काईफॉल, रॉयल उपपत्नी थी। वह उतनी ही खूबसूरत है जितना एडा ने कहा था। उसने मन ही मन सोचा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। तभी उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं और उसकी जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। नाम, अल्लुरा स्काईफॉल। आयु, 47। मन, खेती, मास्टर, शारीरिक खेती, नश्वर, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जाति, मानव। व्यवसाय, स्काईफॉल साम्राज्य के राजा की उपपत्नी। प्रतिभा, मध्यम। LVL 32। HP 400/400। MP 570/570। STR 40। AGL 39। VIT 40। STM 40 प्रो। INT 57। DEF 36। जब नक्स उसकी ओर चलने लगा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि जैसे ही वह उससे 10 मीटर की दूरी पर था, उसे लगा कि कोई उसकी हत्या करने का इरादा रखता है। उस व्यक्ति ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसके करीब न आए, अन्यथा इसका अंत अच्छा नहीं होगा। बेशक नक्स बस मुस्कुराया और हत्या के इरादे को नज़रअंदाज कर दिया। उसे पहले से ही पता था कि इसके पीछे कौन है। 2 ग्रैंड मास्टर स्टेज विशेषज्ञ गुप्त रूप से अल्लुरा की रक्षा कर रहे थे। हत्या का इरादा उन्हीं का था। रेस्तरां में प्रवेश करते ही नक्स को पहले से ही उनकी उपस्थिति का एहसास हो गया था। यही वजह भी है कि इतने खूबसूरत फूल के आसपास कोई कीड़ा नहीं भटकता। बेशक नक्स अलग था। उसका इरादा उस फूल को तोड़ने का था। क्या मुझे सीट मिल सकती है? बाकी टेबलें भरी हुई हैं। नक्स ने प्रश्न किया और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बैठ गया। उसके 2 गार्ड नक्स पर कूदने और उस पर हमला करने वाले थे। हालांकि अल्लुरा ने चुपके से अपने हाथ उठाए और उन्हें रोक दिया। वह देख सकती है कि उसके सामने ये युवक बिल्कुल उसकी तरह एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर था। हालांकि उसने 2 ग्रैंड मास्टर की हत्या के इरादे को हवा के अलावा कुछ नहीं माना। हालांकि वह साधना की शौकीन नहीं थी और उसे साधना कठिन लगती थी, फिर भी इतना युवा, फिर भी इतना शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति ने निश्चित रूप से उसकी रुचि जगाई। फिर उसने रेस्तरां की अन्य टेबलों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, अभी 10 से अधिक टेबलें खाली हैं। कहाँ, मैं उन्हें क्यों नहीं देखता? आह, वैसे तुम सच में सुंदर हो, युवा महिला, नक्स ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हो, क्या मैं तुम्हें जवान दिखता हूँ? अल्लुरा ने दिलचस्प मुस्कान के साथ सवाल किया। नक्स ने उत्तर दिया, बेशक तुम मुझे 16 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं लगती। हाँ, टिल्ड, आपकी जीभ कितनी चिकनी है टिल्ड। हालांकि आपको याद है कि जब आप किसी महिला की प्रशंसा करते हैं तो आपको इतना स्पष्ट रूप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर कोई मेरे जितना आसान नहीं है, अल्लुरा ने बुदबुदाया। आह, ये सब मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी अनुभवहीनता के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अब से मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। नक्स ने माफ़ी मांगी। पहली बार क्या कर रहा हूँ?
अल्लूरा ने दिलचस्पी दिखाते हुए सवाल किया। नक्स ने उत्तर दिया, पहली बार किसी खूबसूरत महिला को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूँ। हे, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मुझ पर विश्वास करो। हा टिल्ड, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तव में पहली बार किसी महिला को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लूरा जोर से हंसा। वास्तव में? नक्स का चेहरा चमक उठा। रुको, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुमसे कामयाब रहा? उन्होंने सवाल किया। हा टिल्ड, तुम बहुत अधीर हो बच्चे। तुम अभी जो कर रहे हो वह निश्चित रूप से एक सामान्य लड़की को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मुझे नहीं। अल्लूरा ने उत्तर दिया। वह आगे देख रही थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। ओह, समझे, मैं अभी भी अनुभवहीन हूँ। कैसा रहेगा यदि आप मुझे सिखाएं कि किसी महिला को कैसे प्रभावित किया जाए जबकि मैं बदले में भोजन के लिए भुगतान करूँ? नक्स ने पेशकश की और फिर से उसकी प्रतीक्षा किए बिना वेटर को बुलाया। मुझे ऑर्डर देने दीजिए, मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। अल्लूरा मुस्कुराती रही, हालांकि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। इस आदमी ने बहुत जल्दी विषय बदल दिया। वे अभी भी मुफ्त टेबलों के बारे में बात कर रहे थे और विषय बदलने से पहले वह वहां क्यों नहीं बैठे? वह पूरी तरह से उसकी लय में फंस गई थी। अध्याय 116 हुबा हुआ पथिक। आप बकाया के तो नहीं हैं? उपपत्नी अल्लूरा ने पूछताछ की। वह निश्चित रूप से अपने इस यंग बॉय में रुचि रचना के रूप में सामने आईं। जाहिर है, यौन रूप से नहीं। वह बस ड्राइवली थी और उसे ऐसा लग रहा था कि यह लड़का कुछ घंटों के लिए अपनी बोरियत दूर करने का एक शानदार तरीका है। ओह पेंटर, यह कैसे पता चला? नक्स ने वापस प्रश्न पूछे। इसमें भी इन्वेस्टमेंट से चमकना शुरू हुआ। ये दोनों इस वक्त एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते लग रहे थे। अल्लूरा ने उत्तर दिया, मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसे खूबसूरत आदमी को नहीं देखूंगी। ओहो, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप सही हैं, मैं यहाँ से नहीं हूँ। आप कहाँ से हैं? अल्लूरा ने सवाल किया। मैं वास्तव में किसी भी स्थान से संबंधित नहीं हूँ। मेरे दोस्त मुझे उबाऊ पथिक कहते हैं क्योंकि मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ, कुछ दिलचस्प खोज रहा हूँ। नक्स ने नामांकित किया उत्तर दिया। जब अल्लूरा ने उसे बताया, उसका उपनाम सुना तो उसने अपनी उंगली सिकोड़ ली। क्या यह उसका उपनाम से बहुत बहुत जुलता नहीं था? फिर उसने अंदर ही अंदर अपना हिला सिराया। यह हैशटैग की यह संयोग और जारी हो रहा है। ओह, आरोपे हुए पथिक हैं, यह एक अच्छा नाम है। तो आप अपने व्यवसाय से कैसे संबंधित हैं? अभी भी आप कौन सी दिलचस्प चीज़ें बनाते हैं? कई बेकार फिल्में और फिर निष्कर्ष निकालें। जीवन घातक साहसिक कार्य बोरियत से शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये बहुत चरम है, आपको क्या नहीं लगता? ये चरम है, वैसे ये बोरियत से शुरुआत का एक शानदार तरीका है। नक्स मुस्कुराया। ओह, तो फिर आप अभी तक किस जानलेवा साहसिक कार्य से गुजरे हैं? अल्लूरा ने सवाल किया। उसकी आंखों की रोशनी से पता चला कि उसे इस विषय में बहुत दिलचस्पी थी। हाँ टिल्ड, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने दुश्मन के घर में घुस गया, चुपचाप घूमा और उसका खजाना चुरा लिया। मैं आपको विवरण नहीं बताऊंगा, हालांकि जान लें कि मेरा दुश्मन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। अगर किसी ने मुझे देखा होता 2000 से ज़्यादा सैनिक मेरे पीछे आए होंगे। नक्स ने अपना शरीर उसकी ओर थोड़ा सा झुकाया और फुसफुसाया। और आप मुझे ये सब बता रहे हैं? क्या होगा अगर मैं सारी बातें बता दूं और आपको पकड़ लूं? आपका दुश्मन एक प्रभावशाली व्यक्ति लगता है, मुझे यकीन है कि वह मुझे अच्छा इनाम देगा। अल्लूरा मुस्कुराया। नक्स की मुस्कान भी चौड़ी हो गई और उसने उत्तर दिया, हे, इससे तुम्हारे साथ भागने का एक और दिलचस्प साहसिक कार्य शुरू हो जाएगा। हो, तुम मेरे साथ क्यों भागोगे? तुम्हें लगता है कि मेरे भरोसे को धोखा देकर तुम बेदाग बच सकते हो? हे, फिर से सोचो। नक्स को महसूस हुआ कि दोनों रक्षक उसकी ओर घूर रहे थे, हालांकि उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। साथ ही उनका मानना था कि अल्लूरा उन्हें कुछ भी नहीं करने देगा। हा टिल्ड, अल्लूरा जोर से हंसा। तुम्हें सचमुच जीवन घातक साहसिक कार्य पसंद हैं, है ना? वह बुदबुदाया। वास्तव में इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ। नक्स ने सिर हिलाया। मुझसे बात करने का इससे क्या लेना देना? अल्लूरा ने सवाल किया। नक्स ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे बस यही लग रहा है कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं और जब मैं आपसे इतनी सहजता से बात करता हूं तो मैं एक बड़ा जोखिम ले रहा हूं। अल्लूरा ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह अब कोई संयोग नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? उसने सवाल किया। सिल्वर मून रेस्तरां में एक मेज पर एक खूबसूरत महिला बैठी है। नक्स ने उत्तर दिया, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अल्लूरा बुदबुदाया। नक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये वास्तव में एक अच्छी पिकअप लाइन है। ये बहुत स्पष्ट हुए बिना दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है। ये सूक्ष्म संकेत बाद में चिंगारी में बदल जाएगा और फिर वे दोनों मिलन करेंगे। क्या? अल्लूरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है।
धत, इसका क्या मतलब है? क्या वह कह रहा है कि वह उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी? और संभोग कहाँ से आया? क्या रहे हैं? जानवरों। वह बहुत यादृच्छिक था। जैसा कि मैंने सोचा था, आप इसमें अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि मैंने आपको अपने शिक्षक के रूप में लिया। मुझे लगता है कि आपसे कुछ और बार बात करने के बाद मैं महिलाओं को लुभाने में विशेषज्ञ बन जाऊंगा। नक्स सिर हिलाता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह फिर से विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी पहचान जानती है, और उसने आसानी से इसे बदलकर उसे यह सिखाया कि महिलाओं को कैसे प्रभावित किया जाए। वह है, आप इसमें अच्छे हैं। अल्लूरा ने प्रशंसा की। किस चीज़ में अच्छा? नक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया। जब अल्लूरा ने वह भाव देखा तो उसका मुंह हिल गया। यह आदमी अभी भी अज्ञानता से काम कर रहा था। ये बहुत स्पष्ट है, लेकिन वह अभी भी अज्ञानतापूर्वक कार्य कर रहा है। ये छोटा लड़का साफ तौर पर उसे चिढ़ा रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक षड्यंत्रकारी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। वह इसे लेते हुए कैसे ले सकती थी? आपने अभी बताया कि आपको जीवन घातक साहसिक कार्य पसंद हैं, ठीक है? उसने सवाल किया। मैं करता हूँ। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह इसे लेकर कहाँ जा रही थी। नक्स ने सिर हिलाया। आपने ये भी कहा कि आपको लगता है कि मुझसे इतनी सहजता से बात करना एक जानलेवा साहसिक कार्य है। अल्लूरा ने फिर सवाल किया। मैं करता हूँ। और फिर नक्स ने सिर हिलाया। तो फिर आप इससे भी अधिक जीवन घातक और भी अधिक रोमांचकारी कुछ कैसे करेंगे? अल्लूरा ने सवाल किया। नक्स ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई और उसकी आंखें चमक उठी। यह क्या है? मुझे बताओ, कैसा रहेगा कि तुम कल दोपहर को मेरे साथ चाय पियोगे? अल्लूरा ने सुझाव दिया। वह कैसी है? नक्स ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि जैसे ही वह सवाल करने वाला था, उसने जारी रखा। लेकिन चाय मेरे ही कमरे में होगी। कैसा रहेगा? क्या तुम्हारी हिम्मत है? सवाल करते समय अल्लूरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हे, अब अगर इस छोटे लड़के को पता होता कि वह कौन है, तो वह तुरंत पीछे हट जाएगा, और अगर वह उसे नहीं भी जानता तो भी वह उसे अपनी पहचान बताएगी और उसे डरा देगी। हा टिल्ड, यह उस पर पलटवार करने का उसका तरीका था। हे छोटे लड़के, मुझसे निपटने के लिए तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अल्लूरा ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। उत्तर देते समय नक्स के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। यह मज़ेदार लगता है, क्यों नहीं? वह सहमत हो गया, और वह बिना एक बार भी सोचे सहमत हो गया। अध्याय 117। आप उसे जल्द ही जान जाएंगे। तुमने क्या कहा? अल्लूरा ने आश्चर्य से पूछा। मैंने कहा यह मज़ेदार लगता है। मैं कल दोनों को तुमसे जोड़ूंगा। नक्स ने उत्तर दिया। दी, क्या पेंट्री पता भी है कि मैं कौन हूँ? अल्लूरा ने सवाल किया। हम फिर भी इसी के साथ है। क्या मुझे लगता है कि मुझे पहचानने वाला निशान मुझे डरा सकता है? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी चीज़ से डरता नहीं है। हो मंतव्य उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा ने कुछ नहीं कहा। शुरुआत के बाद वह खुद को शांत करने में सफल रही। फिर उसने अपने सामने उस युवक को देखा। देखने से उसे वास्तव में पता नहीं चला कि वह कौन थी। ये दिलचस्प हो सकता है, अल्लूरा ने मन ही मन सोचा। वह असल में ये देखने की उम्मीद करती है कि एक बार जब वह अपनी पहचान पहचानेगी तो वह किस तरह का चेहरा बनाएगी। सच में? उसने प्रश्न किया। बिल्कुल। तो फिर मैं कल शाही महल में मेहमानों का इंतजार करूं? अल्लूरा ने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ बुदबुदाया, और नक्स की मुस्कान गायब हो गई। आर रॉयल पैलेस। नक्स हकलाने लगा और उसकी आंखें आश्चर्य से गिर गया। अल्लूरा की मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गई। यही प्रतिक्रिया उनकी तलाश थी। हाँ, ये लुक, ये डराने वाला लुक, ये पहले वाला ऑशिएशन भारी मस्कारा से काफ़ी बेहतर था। हाँ, मैं अल्लूरा स्काईफॉल हूँ, स्काईफॉल साम्राज्य के राजा की 7वीं उपपत्नी। अल्लूरा ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। नक्स की इनिशियलाइजेशन से डर गया। फिर वह खड़ी हो गई, हल्की सी पलक, और बुदबुदाया, मैं पैर बाद में देखूंगी। इतना कहने के बाद वह पलटा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चला गया। पफित अल्लूरा, जिसने अपनी पहचान बताते ही उसे दूर जाते देखा, जोर से हंसी। उसने उसे तुच्छ नहीं समझा। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। देश के राजा से डरना सामान्य बात है। बहुत से लोग उसे अपमानित करने के बाद बच नहीं सकते थे। उसे उसकी प्रतिक्रिया हास्यास्पद लगी। वह कैसे बात कर रहा था और फिर उसने कैसे प्रतिक्रिया दी, ये वास्तव में मनोरंजक था। हा टिल्ड, यह मज़ेदार था, उसने मन ही मन सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि शुरुआती खुशी के बाद अल्लूरा की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसे कुछ एहसास हुआ। उसके मनोरंजन का साधन खत्म हो गया। उसने उसे डरा कर भगा दिया। अब वह अपना मनोरंजन कैसे करेगी? वह मनोरंजन के इतने बड़े स्रोत को डराने वाली इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? वह खुद को मारना चाहती थी।
फिर उसने हार की सांस ली और इधर उधर देखने लगी, कुछ दिलचस्प खोजने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसका मन अभी भी उस युवक पर अटका हुआ था। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। हाँ, अंत में वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और खड़ी हो गई। फिर वह रेस्तरां से बाहर निकली और चेहरे पर उदासी लिए हुए शाही महल की ओर चल दी। मुझे सचमुच उसे डराना नहीं चाहिए था, वह जोर से बुदबुदाए। जैसे ही अल्लूरा रॉयल पैलेस के करीब पहुंची, उसके 2 रक्षक उसके पीछे आ गए और उनमें से एक ने व्यंग्य किया। हे, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कोई बड़ा शॉट खेलने वाला हो, लेकिन उसने अपने पैरों के बीच पूंछ दबाकर भागने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा। वह आदमी वास्तव में घबरा गया और जब उसने उसे डर के मारे भागते देखा तो वह वास्तव में प्रसन्न हुआ। धन्यवाद, वास्तव में कितना निर्दयी आदमी है, अन्य रक्षक ने भी उपहास किया। अरे, तुम दोनों ऐसे व्यवहार करते हो जैसे कि तुम उनसे बेहतर हो। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी किसी देश का राजा होता तो क्या तुम अपने पैरों के बीच में दुम दबाकर नहीं भागते? अरे, तुम किसी ड्यूक का सामना करने पर भी भाग सकते हो, अकेले ही राजा। क्या ये सही नहीं है? चलो, मुझे बताओ, अल्लूरा ने उपहास किया। वह ऊब चुकी थी, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को चिढ़ाने की कोशिश की। यह मज़ेदार हो सकता है। हालांकि उसके अधीनस्थ उसकी हरकतों से परिचित थे। वे जानते थे कि जितना वे अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही उन्हें चिढ़ाएगी। इसलिए वे चुप रहे। अल्लूरा ने उनके विचारों को समझा और ठहाका लगाया। शायद आज उसकी किस्मत में बोर होना लिखा था। उसने आह भरी। लेडी अल्लूरा, आप वापस आ गईं। जब अल्लूरा अपने आप में आहें भर रही थी, तभी उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि यह कौन है और उत्तर दिया, हाँ एडा, मैं वापस आ गया हूँ। ओह, ये सामान्य से अधिक तेज है, एडा ने बुदबुदाया। वास्तव में, अल्लूरा ने आह भरी। इतने उदास क्यों लग रहे हो, कुछ मिला नहीं? एडा ने अपने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। वह जानती थी कि नक्स और अल्लूरा आज मिलेंगे। जहां तक वह नक्स और उसके काम करने के तरीके को जानती थी, अल्लूरा को अभी मुस्कुराना चाहिए था। हालांकि वह अपनी अपेक्षा से बिल्कुल अलग दिखती है। ये बात नहीं है, मुझे कोई दिलचस्प व्यक्ति मिला, हालांकि मैंने अपनी मूर्खता के कारण इसे बर्बाद कर दिया। अल्लूरा बुदबुदाया और फिर से आह भरी। क्या हुआ? एडा ने सवाल किया। हाँ, छोड़ो, मैं इसे याद नहीं करना चाहता। अल्लूरा ने फिर आह भरी और कोई जवाब नहीं दिया। जितना अधिक उसने इस तरह से व्यवहार किया, एडा उतनी ही अधिक उत्सुक हो गई। हालांकि उसने अब और कोई सवाल नहीं किया। नक्स से मिलने के बाद उसे यह पता चल जाएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही एडा निकलने ही वाली थी, अल्लूरा ने सवाल किया, तुम्हारे बारे में क्या एडा? तुम कहाँ जा रही हो? बस कुछ व्यावसायिक बातचीत, ज़्यादा कुछ नहीं, एडा ने झूठ बोला। हे टिल्ड, आपको लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं? व्यावसायिक बातचीत हर दिन नहीं होती है ना? अल्लूरा मुस्कुराया। हाँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। क्या मैं, लेडी अल्लूरा? एडा ने हार की आह भरी। चूंकि अल्लूरा ऊब चुकी थी, उसे महल के चारों ओर उड़ने वाली गपशप के बारे में सुनना अच्छा लगता था, और चूंकि मुख्य नौकरानी हर रात किसी से मिलने के लिए महल से निकलती थी, इसलिए नौकर बहुत सारी गपशप करते थे। अल्लूरा को भी इसके बारे में पता था। हे टिल, तो हमारी खूबसूरत हेडमेड को आखिरकार कोई मिल गया है ना? अल्लूरा बुदबुदाया। जैसे ही एडा ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर लाल रंग की झलक दिखाई दी। अल्लूरा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ये दिलचस्प था, आखिरकार उसे एक नया लक्ष्य मिल गया। वह इसका इस्तेमाल अपनी बोरियत दूर करने के लिए कर सकती थी। तो ये कौन है? उसका नाम क्या है? क्या वह सुंदर है? वह कितना लंबा है? उसकी खेती का स्तर क्या है? अल्लूरा ने सवालों की एक श्रृंखला रची। हालांकि एडा चुप रही और सीधे चेहरे से अल्लूरा की ओर देखा। लेडी अल्लूरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? अल्लूरा ने सवाल किया। वह एक गरीब महिला की तरह लग रही थी जिसे उसके जीवन के प्यार ने धोखा दिया था। लेडी अल्लूरा, महल में हर कोई आपके बारे में जानता है। अगर मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो आप मुझे चिढ़ाती रहेंगी। साथ ही, क्या भी? जवाब देते हुए एडा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें जल्द ही उसके बारे में पता चल जाएगा। अध्याय 118। क्या आप वही नहीं हैं? क्या? नक्स अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सवाल किया। उसकी लड़कियां कुछ देर से उसे घूर रही थीं। उसने सोचा कि वे थोड़ी देर में कुछ कहेंगी, हालांकि वे सभी बस देखती रहीं। नक्स ने कहा कि ऐसा तब हुआ जब एडा रात्रि भोज में शामिल हुई, उससे पहले सब कुछ ठीक था। मेरी प्यारी लड़कियां, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? क्या मैं सामान्य से अधिक सुंदर लग रहा हूँ? नक्स ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए सवाल किया। वह आत्ममुग्ध होता जा रहा था। पिछले जीवन में वह जिस तरह के लोगों से नफरत करता था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत सुंदर हूँ टिल्ड। वह मन ही मन अपनी प्रशंसा करता था। हमारी 5वीं बहन कैसी है? आखिरकार स्काइला ने चुप्पी तोड़ी और सवाल किया।
5वीं बहन, वह अल्लूरा स्काईफॉल के बारे में बात कर रही है, फेल्बर्टा ने उत्तर दिया। आप लोग इतने आश्वस्त कैसे हैं कि वह आपकी 5वीं बहन होगी? नक्स ने प्रश्न किया। उन चारों ने अपने चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ नक्स की ओर देखा। क्या उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या कभी कोई औरत आपके चंगुल से बच निकली है? कभी? एडा ने सवाल किया और बाकी तीनों ने लगातार सिर हिलाया। नक्स को लगा कि ये चारों बहुत अच्छे से मिल रहे हैं क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं वह बहुत व्यवस्थित दिखता है। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पता हो कि बाकी लोग क्या करने वाले हैं। मेरा मतलब है, वहाँ एनीस है ना? उसने जवाब दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अपने साथ सोने के लिए कहें और देखें कि वह कैसे प्रतिक्रिया करती है। वह लड़की मुझे कुछ समय से परेशान कर रही है, बार बार आपके बारे में पूछ रही है। एडा ने खर्राटा लिया। हम्फ, इतना मासूम मत बनो। कोई भी महिला जो तुम्हारी आंखों में प्रवेश करती है वह तुम्हारे बगल वाले बिस्तर पर लेट जाती है, फेल्बर्टा ने दोषी ठहराया। आप मुझे एक यौन शिकारी की तरह क्यों दिखावा कर रहे हैं? नक्स ने प्रश्न किया। क्या तुम वही नहीं हो? स्काइला ने सवाल किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उई, तुमने मेरी प्यारी मासूम स्काइला के साथ क्या किया है? नक्स ने प्रश्न किया। स्काइला, तुम्हें उनके साथ समय नहीं बिताना चाहिए। वे तुम्हारी मासूमियत पर असर डाल रहे हैं। तुम्हें अब से मेरे साथ रहना चाहिए। फिर वह स्काइला की ओर मुड़ा और बुदबुदाया। नहीं, स्काइला बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ रहना पसंद करती है। फेल्बर्टा ने फिर स्काइला के कंधे पर अपना हाथ रखा और बुदबुदाया। सही है स्काइला। फिर वह स्काइला की ओर मुड़ी और सवाल किया। हालांकि स्काइला ने नक्स पर नज़र डाली और सवाल किया। हर समय तुम्हारे साथ रहना? स्काइला, फेल्बर्टा, लेन और एड्डा चिल्लाए। ओह, मेरा मतलब नहीं था। मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। स्काइला ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। ये दृश्य देखकर नक्स मन ही मन हंसा। यह अच्छा था कि उनका साथ मिल रहा था। भी स्काइला बहुत प्यारी है। तो अल्लूरा स्काईफॉल कैसा है? आपकी असेंबली कैसी रही? फेल्बर्टा ने फिर प्रारंभिक प्रश्न वापस लाया। आकर्षक सफ़ेद बालों वाली महिला को नक्स के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान याद आती है। धन्यवाद, वह वास्तव में एक अद्भुत महिला है। नक्स ने बुदबुदाते हुए आज जो कुछ हुआ और अल्लूरा स्काईफॉल के बारे में अपनी धारणा में बात करना शुरू कर दिया। तारांकन बम। 2 घंटे बाद अल्जीरिया के कमरे का दरवाजा खोला गया और थायरा के अंदर ताला लग गया। इस बार क्या है? उसने सवाल किया। क्योंकि एल्गर ने उसे फ़ोन किया तो वह स्पष्ट रूप से निराश हो गया। एल्गर, जिसने अपने प्रवेश द्वार को देखा, कुटिलता से मुस्कुराया। वह अपने बारे में कुछ नहीं कर सका। देखो, मुझे बार बार चेहरा देखना कोई शौक नहीं है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो बस ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ। एल्गर बुदबुदाया। थायरा ने बरनहे चढ़ाते हुए सवाल किया। क्या ये फिर वही हरामी है? अगर आप मास्टर नक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, उन्होंने ही मुझसे आपको वुमेन का ऑर्डर दिया है। वह स्वयं मुझे उस अजीब जादू के माध्यम से क्यों नहीं बुलाता? थायरा ने बरनहे चढ़ाते हुए सवाल किया। ठीक है, अगर आप नहीं जानते, मास्टर नक्स दिन के इस समय विस्तृत हैं। एल्गर ने अजीब तरह से खांसते हुए जवाब दिया। तब थायरा को याद आया कि उसने कल रात क्या देखा था और उसका चेहरा छोटा सा लाल हो गया था। बेशक अल्जीर इस बात पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति पर उसका नियंत्रण अच्छा था। तो उसने इस बार मुझे क्यों बुलाया? थायरा ने सवाल किया और इस बार अल्जीरिया का चेहरा खराब हो गया। आपके अधिकांश हत्यारों के पास 2 या 3 सितारा हथियार हैं, है ना? उन्होंने सवाल किया। ये सच है, थायरा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह अनुमान लगा सकती थी कि यह कहाँ जा रहा था और वह इससे बहुत संतुष्ट थी। हाँ, तो मास्टर नक्स ने मुझे ये 3 और 4 सितारा हथियार आपको देने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ हथियारों को दे सकते हैं। एल्गर ने थायरा को कुछ हथियार देते हुए बुदबुदाया। थायरा ने उन सभी को अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और हंसते हुए कहा, हा टिल्ट, कितने उदार मास्टर हैं। उदार मेरे गधे, ये सभी मिनट हैं आगाह है। इससे पहले कि एल्गर अपना वाक्य पूरा कर पाता, वह अपने घुटनों पर गिर गया और पीड़ा से चिल्लाने लगा। ये मेरे नहीं हैं, यह मास्टर नक्स के हैं। मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ। कुछ सेकंड बाद दर्द अंततः बंद हो गया और अल्जीरिया ने राहत की सांस ली। थायरा, जिसने सब कुछ घटित होता देखा, मुस्कुराए। ये घृणित आदमी इसका हकदार है। हालांकि वह नक्स घृणित भी है, कम से कम वह कंजूस तो नहीं है। फिर भी वह अभी भी घृणित है। हम्फ, थायरा ने अंदर ही अंदर खर्राटे लेते हुए कहा। ठीक है, अगर यह और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगी। फिर वह कमरे से बाहर चली गई और अल्जीर, जो फर्श पर था, ने आह भरी। वह सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में ऐसे कौन से बुरे काम किए थे कि भाग्य ने उसे नक्स के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उसे वास्तव में उन हत्यारों को उसके पीछे भेजने का पछतावा है। हाँ, मेरी किस्मत। फिर उसने आह भरी, खड़ा हुआ और अपने बिस्तर की ओर चला गया।
वह थका हुआ है, उसे सोने की जरूरत है। दूसरी तरफ थायरा हॉल में चल रही थी और जल्द ही उसने कुछ सुना। आनटिल्ड, एक पल में उसे पता चल गया कि वह क्या थी। नहीं, मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यही सोचकर वह चल पड़ी। वह आवाज के स्रोत की ओर चल पड़ी। वह नक्स के कमरे की ओर चल दी। मुझे इसकी थोड़ी जांच करनी चाहिए। हाँ, मुझे ये देखना होगा कि क्या उसकी महिलाएं उसके अजीब जादू से नियंत्रित हो रही हैं या नहीं। हाँ, मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी और यदि वे हैं तो उन्हें बचाना होगा। उसने मन ही मन सोचा और नक्स के दरवाजे के सामने आ गई। फिर उसे थोड़ा सा खोलकर उस थोड़े से गैप से वो सब कुछ देखने लगी। अध्याय 119 हथियारों के बीच बातचीत। ओह, नए हथियार। क्या ये सभी 3 या 4 सितारा हथियार हैं? एक हथियारी लड़की आगे बढ़ी, उसकी आंखें उत्तेजना में चमक रही थीं। वाह, ये बहुत सुंदर हैं। हे, मास्टर नक्स उदार है, वास्तव में उदार। अधिक से अधिक हथियारे शामिल होते गए। अभी थायरा अलजीर द्वारा उसे दिए गए हथियार वितरित कर रही थी, हालांकि उसके चेहरे पर लाली की झलक थी। हत्यारों ने ये देखा लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कल अपना सबक सीखा था। कल थायरा के चेहरे पर भी ऐसी ही अभिव्यक्ति थी और हत्यारों में से एक ने इसकी ओर इशारा किया था। वह हत्यारा अभी भी बिस्तर पर है। उसकी चोटों से सभी ने ये निष्कर्ष निकाला कि उसे ठीक होने में 1 सप्ताह लगेगा और वह भी केवल तभी जब वह प्रतिदिन एक उपचार औषधि लेगा। गरीब आदमी। हालांकि उनके बलिदान ने दूसरों को बचा लिया क्योंकि किसी ने भी थायरा के चेहरे की लाली पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, लाइन में लग जाओ और सभी हत्यारे जिनके पास 4 सितारा हथियार हैं, तुम लोग यहाँ से दूर रहो, थायरा ने आदेश दिया। बहुत कम हत्यारों के पास 4 स्टार हथियार थे। अधिकांश मास्टर स्टेज हथियारों के पास 3 स्टार हथियार थे और सभी एडवांस स्टेज के हथियारों के पास 2 स्टार हथियार थे। हालांकि अब मास्टर स्टेज के हत्यारे 4 स्टार हथियार ले जा सकते हैं और एडवांस स्टेज के हत्यारे 3 स्टार हथियार ले जा सकते हैं। इससे उनकी लड़ने की क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, इसलिए वे सभी बहुत उत्साहित थे। हे, मास्टर नक्स बहुत उदार मास्टर हैं। नया हथियार मिलने के बाद एक हत्यारा बुदबुदाया। आप लोगों को जीतना बहुत आसान है। हुँ, थायरा ने बुदबुदाया। यह आसान या कठिन होने के बारे में नहीं है, मिस वन। मैंने बस इसके बारे में थोड़ा सोचा, हत्यारे ने उत्तर दिया। ओह, आप किस बारे में सोच रहे हैं? कृपया इसे हमारे साथ साझा करें, थायरा ने सवाल किया। वह जानना चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, शायद इसलिए कि वह अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर भी उलझन में थी। मैं अपने जीवन के अधिकांश समय राज्य के प्रति वफादार रही, मिस वन। मैंने 8 साल की उम्र में राज्य के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया था। मैं अपने राज्य के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। हालांकि अगर मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ तो ये सब तब शुरू हुआ जब राज्य ने मुझे अपने पास रखा और मुझे एक अनाथ के रूप में बड़ा किया। मेरा मानना है कि उन्होंने मुझे जीवन दिया लेकिन वह सच्चाई से बहुत दूर था। उन्होंने हमें इंसानों की तरह बड़ा नहीं किया, मिस वन। उन्होंने हमें हथियारों के रूप में पाला, उन्होंने हमें औजार के रूप में पाला। अरे, उन्होंने हमारी धारणा बदल दी, हमें संकीर्ण सोच वाला बना दिया, उन्होंने व्यावहारिक रूप से हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। इसमें आभारी होने की क्या बात है? हत्यारे ने उत्तर दिया। उसकी बात सुनने वाले अन्य हत्यारों ने अपना सिर हिलाया और उनमें से एक ने बड़बड़ाते हुए आगे कदम बढ़ाया। रो, मैं 12 से सहमत हूँ। हम उपकरण के अलावा कुछ नहीं हैं। राज्य हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। मिस वन, आपको देखो, हम सभी की तरह आपने भी अपना पूरा जीवन राज्य को दे दिया। अरे, आपने हमसे भी अधिक मेहनत की और एक अच्छे पद पर पहुंच भी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? आप उनका बुनियादी भरोसा भी नहीं जीत सकी, मिस वन। ऐसे मामलों में एक अनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही तुम्हें मिला, मिस वन। उन्होंने आप पर नज़र रखने के लिए एक जासूस भेजा। आपकी जीवन भर की वफादारी उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। दरअसल मुझे आश्चर्य है कि राज्य के प्रति आप में अभी भी कुछ वफादारी बाकी है। महिला हत्यारी बुदबुदाती रही और दूसरा हत्यारा बोलता रहा। मैं इन दोनों से भी सहमत हूँ, मिस वन। दूसरे हत्यारे ने सिर हिलाया। फिर थायरा ने अन्य हत्यारों की ओर देखा और उन सभी ने भी सिर हिलाया। मैं आपके विचारों को समझता हूँ, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं करता है कि आप नक्स के प्रति वफादार क्यों हैं। उसने आप सभी को नियंत्रित करने के लिए अपने अजीब जादू का इस्तेमाल किया। कम से कम आपको अपने विचारों की स्वतंत्रता है जब आपने राज्य के लिए काम किया था, लेकिन उसके अधीन आपके पास वह भी नहीं है। उसे धोखा देने के बारे में छोटे सा विचारक से ही वह पीड़ादायक सक्रिय दर्द हो जाएगा और दर्द तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप उन विचारों से अलग नहीं पा लेते और उसकी प्रति निष्ठा होने के बारे में नहीं सोचते। क्या ये बुरा नहीं है? जैसा कि आपने कहा, मिस वन, मास्टर नक्स ने हमें अपना अजीब जादुई तंत्र दिया है। हमारे पास वास्तव में उसकी प्रति निष्ठा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक राज्य से उसकी तुलना करने की है, मुझे लगता है कि मास्टर नक्स अभी भी बेहतर है। राज्य ने हमें मूर्ख बनाया और हमारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, जबकि उसने हमें हमारी स्थिति पहले ही बता दी।
दर्द के बारे में मिस वन मत भूलिए, जब हम 12 साल के थे तभी से हमें दर्द से राहत के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इतनी कम उम्र में ही राज्य ने हमें नारा देना शुरू कर दिया था। राज्य के पास हमारे पास अधिक प्लास्टिक तरीकों से यातना देने का कोई उपाय नहीं है, अन्यथा मुझे विश्वास है कि उनका उपयोग हम पर भी किया जाता है। उन्होंने अपने सहयोगियों पर अत्याचार किया जबकि मास्टर नक्स ने अपने दुश्मनों पर आक्रमण किया, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, मिस वन, महिला हत्यारे ने उत्तर दिया। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि स्टेट मास्टर नक्स की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध है, हालांकि उन्होंने फिर भी हमें 3 स्टार हथियार दिए हैं। इसके अलावा मास्टर नक्स ने हमें 4 स्टार हथियार दिए हैं। वह वास्तव में उदार है। उसे इस तरह का अभिनय करते हुए देखें। थायरा ने बस अपना हिलाया सिर, और वह भारी है। क्या ये कहना बेहतर नहीं होगा कि नक्स ने आप सभी को ऑनलाइन खरीदा है? हाँ, टिल्ड आप ऐसा भी कह सकते हैं। बचपन से ही हत्यारों के रूप में पढ़ाई के बाद हमारी पहचान टूट गई, मिस वन। आराम के प्रति हमारा प्यार बहुत अधिक है। एक नया हथियार हमारा पक्ष बनाने का एक शानदार तरीका है। जब वह अपने खंजर को धीरे से पकड़ता है तो जोर से हंसता है। थायरा भी मुस्कुराए। वे बहुत सरल स्वभाव के थे। इसके अलावा मास्टर नक्स कोई सामान्य आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य की सेवा की तुलना में उसकी सेवा हमारे लिए और भी शानदार होगी। अचानक 12 ने अपने चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीर भाव दिखाया, बुदबुदाया। आपका क्या मतलब है? थायरा ने पूछताछ की। यहाँ तक कि अन्य हत्यारों को भी समुद्र तट पर ले जाया गया। मुझे नहीं पता कि पेंटर यह कैसे समझा जाए। मैं समझ गया। तो मेरी बात सुनो। अध्याय 120 कौन कहता है कि वह ऐसा करने की योजना नहीं बनाता? तो मेरी बात सुनो। विस्काउंट फेलबटा, हम सभी जानते हैं कि वह मास्टर नक्स से संबंधित है, ठीक है? वह नहीं है। थायरा ने कहा कि वह चाहती थी कि वह भी अपने अजीब जादू से नियंत्रण हो रही थी, लेकिन आज उसने जो देखा उसके बाद उसे इसके बारे में संदेह हुआ। फिर उसका चेहरा छोटा सा लाल हो गया। वह नहीं है। हालांकि जब उसने टीवी पर कीव की गंदी आवाज़ सुनी तो वह अपनी खुद से बाहर निकली। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि वह महिला है। हाँ। थायरा ने सिर हिलाया। 12 ने सिर हिलाया और सवाल किया, और उसका साधना स्तर क्या है? एक मास्टर स्टेज कल्टीवेट। रुको। अचानक थायरा को ही पता चला कि उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण खो गया है। हाँ, फेलबटा वे उन रईसों में से थे जो खेती पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संपर्क बनाना पसंद करते थे। वह एक नश्वर था, तथापि अब वह हमारे सामने खड़ा है के रूप में एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर है। वह नहीं गया है। उसकी नौकरियां स्काइला और लेन भी मास्टर स्टेज कंसोल हैं, और संयोग से वे मास्टर नक्स की महिलाएं भी हैं। क्या पतलून, यह अजीब नहीं लगता? सभी हत्यारों ने अपनी उंगली फैला कर ली, यहाँ तक कि थायरा भी चौंक गया। कल जब मैं बाहर गया तो मैंने मास्टर नक्स की पृष्ठभूमि की जांच की। आपको उस कारण से उस प्लास्टर दर्द का सामना नहीं करना पड़ा। एक हत्यारा सवाल बिना नहीं रह सका। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर नक्स को धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहा हूं। दर्द तभी होता है जब आप धोखा देने के बारे में सोचते हैं। 12 ने उत्तर दिया। वैसे भी यह अभी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैंने मास्टर नक्स की पृष्ठभूमि की जांच की और पता चला कि वह एक अनाथ है और पहले उसका कोई नहीं था। उसके बारे में एकमात्र अच्छी बात उसका रूप थी। वह 2 महीने पहले ही एक नश्वर था और अब वह एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर है। एक मास्टर स्टेज कल्टीवेटर जो एक ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर को हरा सकता है। 12 प्रकट हुए। हत्यारों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वे जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा भी वह नहीं कर सकती थी जो फेलबटा और नक्स ने किया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक हत्यारा फूट फूट कर बोला। हाँ, क्या होगा अगर विस्काउंट फेलबटा इस सब के पीछे है? क्या होगा अगर वह पहले अपनी खेती छिपा रही थी? उसके जैसे विस्काउंट के लिए एक प्रेमी जो एक कृषक भी है को सामान्य लोगों की नज़र से छिपाना आसान है। दूसरे हत्यारे ने उत्तर दिया। थायरा ने सिर हिलाया। वह सहमत। विस्काउंट फेलबटा हर चीज़ के पीछे हो सकता है। फिर आप स्काइला और लेन को कैसे समझाएंगे? वे दोनों भी मास्टर स्टेज कल्टीवेटर हैं। एक साधारण विस्काउंट के पास 3 मास्टर स्टेज कल्टीवेटर कैसे हो सकते हैं? और भले ही उसके पास वे 2 नौकर हैं, फिर भी वह ऐसा करने को तैयार क्यों होगी उसके आदमी को उनके साथ साझा करें? याद रखें, विस्काउंट फेलबटा एक कुलीन है। चाहे वह अपनी नौकरानियों के साथ कितनी भी करीबी क्यों न हो, वह कभी भी एक आदमी को दूसरों के साथ साझा नहीं करेगी, खासकर आम लोगों के साथ। 12 ने जवाब दिया और हत्यारे चुप हो गए। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? थायरा ने सवाल किया। उसे स्वीकार करना पड़ा, ये 12 जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक स्मार्ट था। मुझे लगता है कि हमें नियंत्रित करने के उनके अजीब जादू की तरह मास्टर नक्स के पास भी एक जादू है जो किसी व्यक्ति की खेती को बढ़ा सकता है। यही एकमात्र कारण है कि एक विस्काउंट एक आदमी के रूप में एक सामान्य व्यक्ति को चुनेगा, न कि एक लड़के के खिलौने के रूप में।
12 प्रकट हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। ये संभव नहीं है। खेती एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है, इसे जादू से इतनी आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। थायरा ने इनकार किया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो संभव हो। हाँ, ये संभव ही नहीं है, अन्यथा वह पहले ही दुनिया पर कब्जा कर चुका होता। हाँ, मास्टर नक्स ने पहले ही हमारी खेती भी बढ़ा दी होगी। वह हजारों रईसों को गुलाम बना सकता था और फिर उनकी खेती बढ़ा सकता था। इस तरह उसने एक अद्वितीय सेना बनाई होगी और वह अपराजित रहेगा। कई हत्यारों ने आगे बढ़कर 12 के सिद्धांत को खारिज कर दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जादू पूर्ण है। किसी प्रकार की सीमा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, वह कितने लोगों की साधना बढ़ा सकता है, या अधिकतम सीमा तक वह व्यक्ति के साधना स्तर को बढ़ा सकता है, या ऐसा ही कुछ। हालांकि मुझे 90% यकीन है कि उस जादू जैसा कुछ मौजूद है। इसके अलावा दुनिया पर विजय पाने के बारे में भी। फिर 12 ने अन्य सभी हत्यारों को देखा और बुदबुदाया। कौन कहता है कि वह ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा है? वह पहले से ही हमारे पीछे राज्य के अस्तित्व को जानता है, फिर भी उसने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का साहस किया। वह पहले से ही जानता है कि दोनों माकीस के घर इस राज्य के प्रति वफादार नहीं हैं, फिर भी हम और वे अभी भी मौजूद हैं और अभी तक मिटाए नहीं गए हैं, ये पुष्टि करते हुए कि उसने रॉयल पैलेस को कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है। वह हमारे राज्य से नहीं डरता। वह जिस राज्य में रहता है उसके प्रति वफादार नहीं है। वह मजबूत है। उसके पास अजीब जादू है जो इस दुनिया से बिल्कुल बाहर है। कौन कहता है कि उसकी दुनिया जीतने की योजना नहीं है? वह हम सभी को जीवित क्यों छोड़ेगा? वह हमें बेहतर हथियार क्यों मुहैया कराएगा? इस दुनिया में कोई भी मुफ्त लंच नहीं है। कौन जानता है, हो सकता है कि वह हमें अपने अधीनस्थों के रूप में भर्ती कर रहा हो सकता है कि वह नीचा दिखा रहा हो और अपनी ताकत बढ़ा रहा हो। जब वह तैयार हो तो वह हमला कर सकता है। वह हो सकता है वह जल्द ही दुनिया पर कब्जा कर सकता है। 12 ने उत्तर दिया और सभी फिर चुप हो गए। इसीलिए मैंने पहले कहा था, मास्टर नक्स का अनुसरण करना राज्य का अनुसरण करने से बेहतर हो सकता है। यदि हम अपनी वफादारी साबित कर सकते हैं, न केवल दर्द के कारण बल्कि वास्तव में ये दिखाते हुए कि हम अपनी इच्छा से उसके लिए काम करने को तैयार हैं, तो हमें मिलने वाले लाभ छोटे नहीं होंगे। फिर हत्यारों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये कहना झूठ होगा कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 12 के शब्द समझ में आए। उनकी बातें तार्किक थीं। उन्होंने जो कहा वह सच हो सकता है। यहाँ तक कि थायरा के भी यही विचार थे। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। थायरा, यहाँ आओ। ये नक्स की आवाज़ थी। हम्फ, शैतान की बात।